जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 12th एनसीईआरटी का हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को रिवाइज कराएं। केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर आप लोग को मिल गया होगा, जो एक बेसिक लेक्चर है। आइए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टली ठोस कहते हैं तथा एमरफस सॉलिड को अक्रिस्टली ठोस के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टली ठोस वे ठोस जिनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, उसे क्रिस्टली ठोस कहते हैं। क्रिस्टली ठोस को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इसमें लिक्विड शब्द इसलिए आया है क्योंकि इनके कणों में गति करने की क्षमता पाई जाती है लिक्विड की तरह, इसलिए इनके कण बहुत धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। आप लोग को पता होगा, पुरानी इमारतों में खिड़कियों में कांच का प्रयोग किया जाता है। ये कांच के जो टुकड़े होते हैं, इसमें कांच के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कण धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण खिंचकर नीचे की तरफ आने लगते हैं, जिससे ऊपर कांच पतला और नीचे कांच मोटा हो जाता है। अर्थात एमरफस सॉलिड में कांच में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे एमरफस सॉलिड कहा जाता है। एमरफस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड है। इसका अर्थ है कोई लिक्विड था, उस लिक्विड को हमने क्या किया, बहुत अधिक ठंडा कर दिया, और बहुत अधिक ठंडा करने से वह ठोस में परिवर्तित हो। ये सुपर कूल्ड लिक्विड आपके कण जो होते हैं, धीरे धीरे टपक टपक के नीचे की तरफ आते रहते हैं। हालांकि ये प्रोसेस होने में कई वर्ष लग जाते हैं, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष भी लग सकते हैं, जिससे कांच के कण नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण पुल होते रहते हैं और लगातार ऊपर से नीचे आते रहते हैं, जिससे कांच ऊपर की तरफ पतला, नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। इसलिए इसे स्यूडो सॉलिड आभासी ठोस कहते हैं, क्योंकि यह द्रव की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। दूसरा, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, जबकि स्यूडो सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, और मैं एक भोजपुरिया एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये हम लोग की क्लासरूम है। इस क्लासरूम में यहां पर व्हाइट बोर्ड रखा है। इस व्हाइट बोर्ड रखने के बाद यहां पर चेयर्स बनी है, टेबल्स बनी है, जिस पर बच्चों को बैठने के लिए स्थान बना हुआ है। फिर यहां पर बीच में एक रो है, जिसमें बच्चों को बैठने के लिए स्थान बना हुआ है। फिर यहां पे फिर इस साइड पे एक रो है, जिसमें बच्चों को बैठने के लिए स्थान बना हुआ। अब इसमें क्या है, अब यहां पर इस स्थान पर मैंने बॉयज को रख दिया, बॉयज। यहां फिर भी बॉय और बॉय, यहां पर भी बॉय और बॉय, यहां पर भी बॉय और बॉय, यहां पर भी सभी जगह पे बॉयज को रख दिया। अब उसके बाद दूसरी रो में हमने गर्ल्स को रखना चालू किया। गर्ल्स गर्ल्स, फिर गर्ल्स, फिर गर्ल्स। ये गर्ल्स को रखना चालू किया, यानी बॉयज की एक रो और गर्ल्स की एक। हालांकि बॉयज ज्यादा हैं क्लासरूम में, इसलिए मैंने बॉयज की एक और रो बना दी, बॉयज बॉयज। यहां पर आप लोग देख रहे हो कि बॉयज एक रो में बैठे हैं, गर्ल्स एक रो में बैठे हैं। इसका मतलब यहां पर एक निश्चित व्यवस्था पाई गई है, जिसके दौरान सभी बॉयज और गर्ल्स अपनी अपनी रो में जाकर बैठे हुए हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में जाकर बैठे हुए हैं। कोई किसी के में मिक्स नहीं हुआ है, एक डिफरेंट पैटर्न में जाकर बैठे होते हैं। ऑर्डर का मतलब ही होता है व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम।
यानी जितने भी कण पाए जाएं ठोस के, क्रिस्टलाइन ठोस के, वे सभी कण व्यवस्थित क्रम में स्थित हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। अब ये कण लंबे समय तक व्यवस्थित रहेंगे, बहुत लंबी चेन का निर्माण करेंगे, इसलिए इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, दीर्घ परास व्यवस्था। लेकिन आइए शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसे कहते हैं? मैंने फिर वही क्लासरूम बनाया, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब चले गए कॉलेज में। कॉलेज में जाने के बाद यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर भी व्हाइट बोर्ड, यहां पर भी चेयर्स लगी हुई हैं बच्चों को बैठने के लिए, यहां पे बीच में भी रो बनी है बच्चों को बैठने के लिए, और यहां पर भी साइड में भी रो बनी है बच्चों को बैठने के लिए। अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया? बच्चों को अरेंज करना शुरू किया, बच्चे बैठने शुरू हुए थे, यहां पर बॉयज बॉयज, यहां पर बॉयज बॉयज। देखने से लग रहा है कि यह बॉयज की रो है, लेकिन आगे क्या होता है? यहां पे बॉयज के साथ गर्ल्स आ गई, यहां पर बॉयज के साथ बॉयज, यहां पर गर्ल्स और गर्ल्स। फिर इस रो में, दूसरी रो में देखते हैं, यहां पर गर्ल्स और गर्ल्स, यहां पर लोंडा चिपक के बैठा है गर्ल्स के साथ, यहां पर भी बॉयज और गर्ल्स, यहां पर गर्ल्स और गर्ल्स, यहां पर बॉयज और बॉयज पाए गए, यहां पर बॉयज और गर्ल्स, फिर लोंडा यहां पर चिपक के बैठा है गर्ल्स से, फिर यहां पर बॉयज और बॉयज, यहां पर गर्ल्स और गर्ल्स, यहां पर बॉयज और बॉयज पाए। क्या बताइए, कॉलेज के अंदर कोई निश्चित पैटर्न या कोई निश्चित व्यवस्था है? नहीं, कोई निश्चित क्रम नहीं, अर्थात इसमें निश्चित क्रम नहीं पाया गया, इसलिए इनकी सीरीज बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाई जाती है, कुछ निश्चित समय तक व्यवस्था पाई जाएगी, उसके बाद व्यवस्था भंग हो जाती है, व्यवस्था टूट जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहां से यहां बॉयज बॉयज, लग रहा है बॉयज की रो है, लेकिन आगे देखने पे पता चला यहां पर लौंडा गर्ल्स से चिपक के बैठा हुआ है, तो यहां पर पैटर्न टूट जाता है, और इसलिए इसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आइए इसका एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्वार्ट्ज तथा एमरफस सॉलिड में क्वार्ट्ज ग्लास। आइए मैं कुप्चे में से समझाता हूं। याद रखना, ये क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज के जो पार्टिकल होते हैं ये हेक्सागोनल क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक हेक्सागन के बाद दूसरा हेक्सागन आपस में व्यवस्थित होते हैं, इसके बाद एक दूसरा हेक्सागन बनेगा, एक दूसरा खटकोड़ी क्रम बनेगा, जिसमें सभी क्वार्ट्ज के ग्लास के कण इसमें क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, सभी क्वार्ट्ज इसमें व्यवस्थित होते हैं। फिर यहां पर आगे चलेंगे, फिर आपका खटकोड़ी क्रम पाया जाएगा, फिर यहां पे कण आपस में व्यवस्थित रहते हैं, यहां पर भी खटकोड़ी क्रम पाया जाएगा। नीचे चलेंगे, फिर वही क्रम पाया जाएगा, खटकोड़ी क्रम पाया जाएगा, और सभी जगह क्वार्ट्ज के पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़े रहेंगे। यहां पर फिर आगे चलेंगे, फिर व्यवस्थित क्रम पाया जाएगा, और क्वार्ट के पार्टिकल आपस में यहां पे पड़े रहेंगे। इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे सब जगह पैटर्न फिक्स है या बदल गया? पैटर्न फिक्स है। अगर पैटर्न फिक्स है तो आपकी यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहेगी, बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, इसलिए इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पर। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास के कणों को देखने पे लगा कि ये भी हेक्सागोनल क्रम में व्यवस्थित हैं, इनके कण भी हेक्सागन में पाए गए। हाँ भाई, इसके भी कण भी हेक्सागन में व्यवस्थित हैं।
आगे चलने पर फिर कैसा मिला, फिर हेक्सागन मिला, फिर इनके कण हेक्सागन क्रम में व्यवस्थित हैं। हाँ भाई, इनके कण हेक्सा क्रम में व्यवस्थित हैं, इसका मतलब इसमें भी डेफिनेट पैटर्न पाया गया। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे गए वैसे इसका क्रम टूट गया और क्रम टूटने के बाद एक दूसरे प्रकार के क्रम का निर्माण हो गया, अर्थात इसका क्रम टूट गया। यह शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। फिर आगे चलने पर देखा गया कि फिर इसमें इनमें हेक्सागन प्राप्त होने लगा और हेक्सागन यहां पर बनने लगा। इसका मतलब कुछ निश्चित समय तक इसमें पैटर्न बना रहता है, लेकिन उसके बाद पैटर्न टूट जाता है, पूरा पैटर्न समाप्त हो जाता है। यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं बल्कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाए जाते हैं। कुछ समय तक ये व्यवस्था निश्चित रही, लेकिन उसके बाद ये व्यवस्था टूट गई, इसलिए इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। अब परिभाषा सुनिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एमरफस सॉलिड ऐसा ठोस जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, कुछ समय तक व्यवस्था निश्चित क्रम में चलती है, उसके बाद व्यवस्था भंग हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे एमरफस सॉलिड कहते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर देखें तो यहां पर बॉयज की रो में पूरे पूरे बॉयज पाए गए, यहां पर पूरे के पूरे गर्ल्स पाए गए, इसमें पूरे के पूरे बॉयज पाए गए, अर्थात यहां पे व्यवस्था निश्चित है और यहां पे कंडीशन पैटर्न में व्यवस्थित है, इसलिए इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित कणों को अगर काटेंगे, किसी धारदार चाकू से काटते हैं तो इनके कण किसी एक निश्चित स्थान से कटते हैं, इसलिए इनके कणों का जो एंडिंग पॉइंट होता है, जो छोर होता है, बहुत स्मूथ आता है। इनका क्लीवेज, इनका विदलन बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना होता है। इनको धारदार चाकू से काटने पर इनका सतह बहुत स्मूथ प्राप्त होती है, चिकनी प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। एमरफस में तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास को या किसी भी एमरफस सॉलिड को धारदार चाकू से काटने पर उसमें उनकी सतह चिकनी नहीं प्राप्त होती है बल्कि खुरदुरी प्राप्त होती है। यहां पर इसकी सतह रफ प्राप्त हुई, यानी इसकी सतह खुरदुरी प्राप्त। अब ध्यान से सुनना, आप लोग को पता है अगर हम लोग कांच को काटें या काट को ले लो, पटक के तोड़ी दो और तोड़ने के बाद कांच के टुकड़े को हाथ पे रगड़ो, आपको बताओ स्मूथ लगेगा या रफ लगेगा? रफ लगेगा, अर्थात यह एक आपका एमरफस सॉलिड है, क्योंकि इसकी सतह धारदार चाकू से या किसी भी चीज से काटने पर इसकी सतह हमेशा खुरदुरी आती है। चौथा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, वेरी शार्प। शार्प का मतलब बहुत ही निश्चित होता है, बहुत ही फिक्स होता है, जबकि एमरफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, शार्प नहीं पाया जाता है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो यह कोई मेटल है, यह मार्कर है, इस मार्कर का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस। इस मार्कर को आप गर्म करो, गर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब आप इसे गर्म करोगे तो यह 109 डिग्री सेल्सियस पर भी टस से मस नहीं होगा, स्थिर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, वैसे यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा,
अर्थात यह अपने मेल्टिंग पॉइंट के पहले कभी द्रव में नहीं परिवर्तित होंगे, आपके उसी पॉइंट पे परिवर्तित होंगे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अर्थात यह अडिग होते हैं, ये निश्चित होते हैं, ये कभी इनका मेल्टिंग पॉइंट बदलता नहीं है, बहुत शार्प होता है। लेकिन आप एमरफस सॉलिड को ले लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, शार्प नहीं होता। मान लो यह प्लास्टिक है, मान लेना इस प्लास्टिक को मैंने गर्म करना चालू किया, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस देंगे, 20 डिग्री सेल्सियस देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस देंगे, ये साला लुंज पुंज हो जाए, यह लुंज पुंज हो जाएगा, यह मुड़ने लगेगा। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट आने के पहले यह अपने गुण को खो देता है और द्रव में परिवर्तित होने लगता है। अर्थात इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। तो आपका एमरफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसी टेम्परेचर पे ठोस से द्रव में परिवर्तित होंगे। अगला पॉइंट, एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइए इस बात को हम लोग भूस्पिरिया स्टाइल में समझते हैं। एन आइसो विषम दैशिक, अर्थात जिसकी दिशा निश्चित ना हो, अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग गुण प्राप्त होता है, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग कहते हैं विषम दैशिक, एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। समदैशिक क्या है? इसमें हर एक दिशा में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग जिस भी दिशा में आप जाओगे सभी दिशाओं में इनका गुण समान होता है। आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं। इधर देखना, मैंने यहां पे पैटर्न बनाया था। इस पैटर्न में अगर आप वाई एक्सिस पे जाओ, किस एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर जाओ, आपको ये कौन सी रो मिलेगी? बॉयज। कौन सी रो? बॉयज की। आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाओ तो आपको बॉयज गर्ल्स बॉयज, मतलब इस एक्सिस में केवल बॉयज थे, इस एक्सिस में बॉयज गर्ल्स और बॉयज थे। इधर जाएंगे तब भी बॉयज गर्ल्स का पैटर्न मिलता जाएगा। अर्थात अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनमें गुणों में बदलाव होता है, इनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अलग अलग गुण प्राप्त होता है, इसलिए इसे एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक क्या होता है गुरुजी? आइए, आइसोट्रॉपिक यहां पर अगर इस रो में जाएंगे तब भी बॉयज गर्ल्स मिलेंगे, सेम मिले। इस रो में जाएंगे एक्सिस के लॉन्ग तब भी बॉयज गर्ल्स मिलेंगे। जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे तब भी बॉयज गर्ल्स मिलेंगे। अर्थात एक्स एक्सिस पर जाने पर भी, वाई एक्सिस पर जाने पर भी और जेड एक्सिस जाने पर भी, तीनों दिशाओं में जाने पर भी आपके गुण समान मिलते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इसे समदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समदैशिक कहते हैं। आइए कुप्चे में एक और भोजपुरी एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे मान लो हम लोग के पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल बता रहे हैं। हम लोग के पास यहां पे रखा हुआ है चीनी, यहां पे रखा हुआ है मिर्चा, ये मान लो मिर्चा रखा हुआ है, यहां पर फिर चीनी, फिर यहां पे मिर्चा, फिर यहां पे चीनी, फिर यहां पे चीनी, फिर यहां पे मिर्चा रखा हुआ है। फिर उसके बाद फिर यहां पे मिर्चा चीनी, फिर उसके बाद यहां पे मिर्चा, फिर चीनी, फिर मिर्चा, ऐसे ऐसे आपके पैटर्न बने। आप बताओगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप बताना। अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग गया तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? चीनी। क्या चीनी के अलावा कुछ मिला? नहीं। अगर मैं एक्सिस के लॉन्ग जाऊंगा तो चीनी मिली, मिर्चा चीनी, मिर्चा चीनी, मिर्चा, मतलब यहां पर जाने पर क्या मिला? चीनी और
मिर्च मिला, यहां पर जाने पर चीनी केवल मिली। अगर इस दिशा में जाएंगे फिर यहां पे क्या मिलेगा, चीनी, फिर उसके बाद मिर्च मिलता चला जाएगा। अर्थात अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग गुण प्राप्त होते। अगला समदैशिक क्या होते हैं। अब क्या करो, आप इस चीनी और मिर्चों को लेकर इसी को इसी में मिला दो, गुच्चे में गुच्चा कर डालो, मिला दो। इस दिशा में जाओगे तब भी चीनी मिर्चा मिलेगा, इस दिशा में जाओगे तब भी चीनी मिर्चा मिलेगा, इस दिशा में जाओगे तब भी चीनी मिर्चा मिलेगा। मतलब जिस भी दिशा में आप जाओगे हर एक दिशा में उनके गुण समान मिलेंगे, इसे हम समदैशिक कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, एनआइसोट्रॉपिक विषमदैशिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड विषमदैशिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड समदैशिक प्रकृति के पाए जाते हैं। आइए इसका एक एनसीईआरटी के एग्जांपल देकर समझाते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में बनाया गया है। एनसीईआरटी में बोला गया है कि जैसे मान लो हम लोग यहां पर एनसीईआरटी में एक सर्कल बना दिए, फिर उसके बाद यहां पर फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर उसके बाद सर्कल, 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 फिर यहां पे सर्कल बनाते चले जाते हैं। अब इसके बाद हमने एक और रो बना दी, इसमें हमने डॉट को ले लिया, फिर यहां पे डॉट को ले लिया, डॉट, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट, यहां पर। अब बता, अब मैं एक्स एक्सिस पर जाता हूं, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जाता हूं। क्या होता है, एक्स एक्सिस पे गया तो सर्कल मिला पहले, फिर उसके बाद डॉट मिला, फिर उसके बाद सर्कल मिला, फिर डॉट मिला, फिर सर्कल मिला। यानी एक्स एक्सिस पर हमें सर्कल और क्या मिलते हैं, डॉट मिलते हैं। वाई एक्सिस पे चलेंगे तो वाई एक्सिस पे सर्कल, 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 सर्कल। क्या सर्कल के अलावा कुछ और मिला, नहीं। अर्थात एक्स एक्सिस में जाने पर कुछ अलग प्रकार का गुण प्राप्त हुआ और वाई एक्सिस में जाने पर कुछ अलग प्रकार का गुण प्राप्त होता, क्योंकि यह डिफरेंट पैटर्न में व्यवस्थित हैं, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, इसलिए इनमें अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग गुण प्राप्त होता है। आइए अगला पढ़ते हैं, समदैशिक क्या होता है। एनसीईआरटी का अगला एग्जांपल है सर्कल, सर्कल डॉट बना दिए, सर्कल डॉट बना दिए, यहां पर डॉट, सर्कल, डॉट, डॉट, सर्कल, फिर यहां पे सर्कल, डॉट, सर्कल, सर्कल, डॉट। आप बताइएगा अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डॉट, सर्कल, डॉट। इसका मतलब सर्कल और डॉट दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलता हूं तब क्या मिलेगा, तब भी इधर देखो सर्कल, डॉट, सर्कल, सर्कल। इसका मतलब इस दिशा में भी आपका सर्कल और डॉट मिलेंगे और इस दिशा में चलते हैं तब भी सर्कल और डॉट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब किसी भी दिशा में जाइए आप, हमेशा गुण समान प्राप्त होता है, इसलिए इसे समदैशिक कहते हैं। इसके बाद ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं ये फॉलो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, अर्थात ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी को फॉलो करते हैं, इसे हम स्टेनोस लॉ भी कहते हैं। मतलब क्या है सर, आप लोग जानते हो, आप लोग मिस्री जानते हो, चीनी, चीनी के बड़े भाई का नाम क्या है बोलो, मिस्री। मिस्री ले लो, एंगल को नापो, उसके कितना आएगा, 90 डिग्री। फिर छोटी चीनी ले लो, उसके एंगल को भी नापो, कितना मिलेगा, 90 डिग्री। उससे भी छोटी चीनी को ले लो, उसका भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्या एंगल चेंज हुआ, नहीं। यानी आमने सामने की भुजाओं का या आमने सामने की फलक का कभी एंगल चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। जैसे अगर ये बड़ा कण है, अगर इसका ये थीटा है और उसके बाद ये छोटा कण है, अगर इसका थीटा है तो इसका थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 आपस में बराबर रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। इसी को लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी कहते हैं।
स्टेनोलॉस कहते हैं। और इनके एंगल को नापने के लिए इंटरफेसियल एंगल, अंतराफलकीय कोण, इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल को मापने के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब क्या बला है सर, ये गोनियोमीटर कहां से आ गया, क्या है? आपको पता है, राजगीर जब घर बनाता है तो एक एंगल टाइप का, एल टाइप का एक मेजरमेंट लेके आता है, जिसे वो लोग गुनिया के नाम से कहते हैं। वही गुनिया ही क्या है, इंटरफेसियल एंगल को न मापने वाला यंत्र है, जो एंगल को बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनियोमीटर कहते हैं। लेकिन एमरफस सॉलिड में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी नहीं पाया जाता, इसमें ऐसा नहीं होता है। सातवां, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं, इनमें पजेज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, सिमेट्री, ध्यान सुनना, मैं हूं, अगर मुझे ऐसे काटोगे तो मेरा एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, आधी नाक इधर, आधी नाक इधर, आधी आंख इधर, आधी आंख इधर, बॉडी का हर एक पार्ट आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर ऐसे काटे तो आधा इधर, आधा इधर, दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्सिस, किसी भी एक्सिस से काटा जाए तो दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर बेंजीन बना दिया, ये बेंजीन बन गई। इस बेंजीन को इधर से काटो तब भी दोनों भाग बराबर, इधर से काटो तब भी बराबर, इधर से काटो तब भी बराबर, ऐसे काटो तब भी बराबर, ऐसे काटो तब भी बराबर, हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इनके सभी पार्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पजेज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। किसी भी एक्सिस से काटने पर इनके सभी पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला, इसमें ऐसा नहीं पाया जाता है। आइए अब दोनों के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स, जितने भी धातुएं पाए जाते हैं सभी कौन से सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एलॉय, मिश्र धातुएं भी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। NaCl, नमक भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और जल, बर्फ के रूप में भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पाया जाता है। यानी सभी धातुएं, मिश्र धातुएं, नमक और आइस जो होता है, यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगला, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल, रबड़, ग्लास और प्लास्टिक पाए जाते हैं। ये रबड़, ग्लास और प्लास्टिक, जहां कहीं पर भी आपको पॉलिश शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, पॉलिश, पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे PVC के नाम से जानते हैं। आपका जो प्लास्टिक की पाइप होती है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कहीं पर भी पॉली शब्द लग जाए तो वह मान लेना क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। हमारे एनसीईआरटी में पॉली शब्द से जुड़े सभी चीजें क्या हैं, एमॉर्फस सॉलिड होती है। तो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल, रबड़, ग्लास, प्लास्टिक। आइए अब इसके कुछ और बातों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, और ये स्यूडो सॉलिड के होते हैं। इनके जो कण होते हैं द्रव के रूप में नीचे की तरफ बहुत धीरे धीरे गति करते रहते हैं, जिससे इनके में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इनको ठंडा करके बनाया गया है, इसलिए हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सॉलिड आपके दो टाइप हो गए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। आइए इसके कुछ और पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुनना, हमारे एनसीईआरटी में एक बात, बहुत खास बात लिखी हुई है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। बोला गया सर कि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को बार बार गर्म करें और बार बार ठंडा करें,
बार बार गर्म करें और बार बार ठंडा करें तो एमरफस सॉलिड आपका चेंज हो जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाती, यानी एमरफस सॉलिड किस सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कांच को लगाने के बाद कुछ वर्षों में यह कांच बार बार गर्मी, बार बार ठंडी का मौसम सहते सहते यह कांच दुधिया रंग का हो जाता है, अर्थात वह एमरफस सॉलिड से क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कांच का रंग दुधिया हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, यानी एमरफस से बार बार ठंडा और गर्म होने पर यह क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट, इस दुनिया में कोई भी सॉलिड 100% क्रिस्टलाइन नहीं होता है और न ही 0% क्रिस्टलाइन होता है। सर इसका क्या मतलब है? चाहे एमरफस सॉलिड हो चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, एमरफस सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन के गुण पाए जाते हैं, लेकिन जैसे मान लो 100% में 70% एमरफस है, 30% क्रिस्टलाइन है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एमरफस। जिसकी प्रतिशतता ज्यादा उसी ठोस का नाम दे देते हैं। कोई भी ठोस 100% प्योर नहीं होता है, चाहे क्रिस्टलाइन हो चाहे एमरफस हो, हमेशा ये प्योर नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एमरफस का गुण भी पाया जाता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में अगर क्रिस्टलाइन का गुण अधिक पाया गया तो इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड खत्म हो गए। क्रिस्टलाइन सॉलिड वे सॉलिड जिसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और जिसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है उसे एमरफस सॉलिड कहते हैं। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक रिवीजन लेक्चर है, इसलिए आप इससे आराम से पढ़िएगा, और मैंने इसमें चीजों को बहुत डिटेल्स में भी समझाने की कोशिश की है। हालांकि ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस के जैसे हम इसमें समझा नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी पूरी कोशिश की गई है आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आए। जय हिंद।